हेलो नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को। मैं विवेक पांडे स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी प्यारे भाई बहनों का। फटाफट से आ जाइए लाइव और हम लोग प्रारंभ होते हैं अपनी आज की प्यारी सी कक्षा को लेकर के। ये सामान्य हिंदी और पत्रलेखन के लिए आपके लिए जो मैंने अधिकारी श्रृंखला चलाई है उसकी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। अधिकारी सीरीज का यह पार्ट नंबर 9 है, 9वां पार्ट हम लोग करके आ चुके हैं और शासकीय पत्रों को लगभग भली भांति सीख लिया है हम लोगों ने। ठीक ठाक तैयारी हो गई है। सामान्य हिंदी में पत्र लिखने के दौरान मैंने आपको बताया था कि 3 ही प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, या तो औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक, औपचारिक, और उसमें भी हम निजी पत्र कुछ लिखते हैं वो अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाता है। अब आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको पत्र लेखन के इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाना चाहूँगा, आगे आपको ले चलना चाहूँगा, जहाँ पर मैंने आपको शासकीय पते का एक प्रारूप बताया था कि सबसे पहला काम क्या करिए, पत्र संख्या लिखिए, पत्रांक नंबर लिखिए। पत्रांक नंबर के पीछे यदि कई सारे पत्रांक चले हैं तो सब पत्रांक लिखा जाता है, यानी सब उपपत्र संख्या जिसको कहा जाता है। फिर इसके लिए निर्गत वर्ष लिखा जाता है जो कि एक फाइनेंशियल ईयर को डिनोट करता है, यानी 1 अप्रैल फला ईयर से लेकर के 31 मार्च फला ईयर तक। अब उसके बाद प्रेषक जो पत्र भेजने वाला है उसके लिए 3 शर्तें हैं कि उसका नाम भी लिखा जाएगा, उसका पदनाम भी लिखा जाएगा, उसका शासकीय पता भी लिखा जाएगा। क्या नहीं लिखा जाएगा पत्र भेजने वाले के साथ, तो उसके नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर, कोई डिग्री, बीए, बीएड, एमएससी, बीएससी, एलएलबी, एलएलएम, कुछ इस प्रकार की चीज़ें नहीं लिखी जाएंगी। मान लीजिए कि वह शासन के पद पर होते हुए, पदीय दायित्व का निर्वहन करते हुए कोई अच्छा लेखक भी है, कोई कवि भी है, कोई नेता, कोई अभिनेता भी है, नेता तो संभव नहीं, अभिनेता भी है, कुछ इस प्रकार की चीज़ों में भी उसका अच्छा नाम यश है, तो उस प्रकार या कोई उपनाम की चीज़ें जो कि शासकीय तौर पर नहीं चलती वो नहीं लिखा जाएगा। फिर जिसको पद भेज रहे हैं सेवा में लिखने के बाद उसके नाम का उल्लेख नहीं होगा। यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि उसके नाम का उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम वर्जित है। प्रेषिती के नाम का उल्लेख शासकीय पते पर नहीं होता, शासकीय पत्र पर नहीं होता ड्राफ्टिंग के दौरान। फिर उसके पद का नाम होता है, पद के बाद उसका शासकीय पता होता है। तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं तो अनुभाग संख्या लिखनी होती है और दिनांक लिखना होता है। दिनांक लिखने में सावधानी यह बरतनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए, मैं फिर से आपको बता दूं कि आज 31 मई है, तो आप ऐसे लिखेंगे 31 मई 2024 और यही प्रक्रिया चलेगी। आदत थोड़ा सा यहाँ पर डालनी पड़ेगी क्योंकि आदत तो यही बनी है कि 31/05/24 लिख दिया जाए, परंतु ये यहाँ नहीं चलेगा। स्थान जैसे ये प्रयागराज है तो प्रयागराज लिख दिया जाए, प्रयागराज। तो ऐसे जहाँ से पत्र निकलता है वहाँ लिख दिया जाता है। विषय तो संबंधित विषय में ये विषय लिख दीजिए कि जो भी विषय है आपका उस विषय के संदर्भ में यहाँ पर जोड़ा ही जाता है ड्राफ्टिंग में, जो विषय है वो लिख दीजिए। फिर महोदय लिख दीजिए और उपयुक्त विषय में निर्देश हुआ है। देखिए निर्देश हुआ है और निर्देश हुआ है लगभग एक ही चीज़ है, लेकिन पत्रों में निर्देश और निर्देश शब्द का प्रयोग अलग अलग मिलता रहता है। निर्देश भी गलत नहीं है, निर्देश भी गलत नहीं है। निर्देश का अर्थ जो होता है वह आज्ञा से होता है या शासन से होता है, तो इन दोनों उपलक्ष्य में निर्देश शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर जो जो बातें हैं वो लिखिए और तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ऐसा लिखते हुए कुछ संलग्नक यानी उसके विषय में यदि कोई आपके पास सबूत हो, साक्ष्य हो, या पिछला कोई पत्र जो बताना चाहते हो कि सामने वाले की ओर से ये लिख करके आ गया कि इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं थी या कोई जानकारी नहीं थी, मेरे पास ऐसा कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो आप भेज सकते हैं कि देखिए लिखित साक्ष्य हमने दिया था फला डेट को फला पत्र संख्या के साथ। आप मिला लीजिए अपने अधिकारी को, देखिए पिछले अधिकारी ने कहाँ गायब कर दिया भाई, पता करवाइए उसके बारे में। तो इस प्रकार का उल्लेख यहाँ पे किया जाता है। हाँ, फिर भवदीय लिख करके अपना हस्ताक्षर किया जाता है। तत्पश्चात नाम और पद का नाम लिख दिया जाता है। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, जिसको जिसको प्रेषित किया जाना है उन सब का नाम, ये 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं। फिर आज्ञा से अपना हस्ताक्षर करके नाम लिख करके पद का नाम लिख करके भेज दिया जाता है। जिसकी आज्ञा से है उसका हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। ये पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग की थी। इसी ड्राफ्टिंग पर हमने लगभग 2-3 उदाहरण भी कर लिए हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि आपको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण और लेकर के आया हूं शासकीय पत्र के संबंध में। एक उदाहरण एक विषय पर और करके देख लेते हैं जिससे हमारी जो तैयारी है और पुख्ता की जा सके। तो देखिए स्पष्टतः उल्लिखित है कि पत्र संख्या सबसे पहले लिखते हैं पत्रांक, तो 432 ये मूल पत्र संख्या है। इस प्रकार से
मूल पत्र संख्या का उल्लेख होगा। तत्पश्चात 2च, ये क्या है, उपपत्र संख्या हो जाएगी। तत्पश्चात निर्गत वर्ष हो जाएगा। ये पूरी बात बताते हुए प्रेषक जो पत्र भेज रहा है उसका नाम, पद का नाम, जिस मंत्रालय से यानी जिस पते से भेज रहा है वो जो शासकीय पता है उसका वो लिख देगा भारत सरकार। फिर उसके बाद सेवा में प्रमुख सचिव जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। मैंने फिर से कहा कि यहां पर नाम का उल्लेख नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। जिसको भेजा जाना है उसके नाम का उल्लेख नहीं होगा, ठीक है। फिर अनुभाग, तो अनुभाग 2 सुरक्षा प्रकोष्ठ को भेजा जाना है। यहां पे बगल में दिनांक लिखा जाना है। दिनांक लिखने की व्यवस्था बिल्कुल वैसी है जैसी कि आपको अभी बताई गई है। 10 मई 2018 को दिल्ली के पते से यह भेजा जा रहा है। फिर उसके बाद जो विषय है वो अभिसूचना विभाग की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में किसी नक्सली गतिविधि को रोकने के लिए कुछ कार्यवाही करनी है, उसके संदर्भ में ये लिखा जा रहा है। तत्पश्चात देखेंगे तो लिखा क्या गया है, महोदय से शुरू किया गया है। विषय में आज्ञा हुई है, शासन हुआ है कि अभिसूचना तंत्र और स्थानीय खुफिया इकाइयों के माध्यम से कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं जो स्पष्ट हैं और प्रदेश के विभिन्न नक्सली संगठनों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। ऐसे संगठनों की सूची उनके प्रभाव क्षेत्र के भौगोलिक विवरण के साथ मैं संलग्नता प्रेषित कर रहा हूं। क्या है, तो तत्क्रम में नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है कि सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को मजबूत किया जाए और सभी सुरक्षा इकाइयों को आवश्यक निर्देशित किया जाए कि आगामी 15 दिन के भीतर जो भी नक्सली संगठन हैं किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो चौकन्ने रहने के लिए निर्देश दे दीजिए सारे जितने भी अपने संगठन के लोग हैं कि ऐसे नक्सलियों के द्वारा हमको कुछ सूचना मिली है कि 15 दिन के भीतर वो लोग कुछ उहापोह मचा सकते हैं। सूचना को गंभीरता से लीजिए, लेते हुए अप्रिय घटना को रोकने का प्रयास करना है। कुछ ठोस कदम उठाए जाने हैं। महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा के लिए खुफिया कैमरे लगवाएं, पुलिस पिकेट की तैनाती करें और स्थानीय जन सहयोग प्राप्त करने के लिए चुनिंदा अधिकारियों को पर्यवेक्षण टीम उक्त संगठनों को प्रभाव क्षेत्र वाले स्थानों पर भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करिए। यहीं पर स्टिंग ऑपरेशन के लिए भी संभावनात्मक तौर पर चीज़ें बनती हैं, तो पत्र लिख करके उसके लिए आदेश लेना पड़ता है या आदेश देना पड़ता है कि स्टिंग ऑपरेशन करने के उपलक्ष्य में। तो स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए वह ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, झूठा माहौल क्रिएट करते हैं पुलिस वाले, सामान्य नागरिक बन करके सादी वर्दी में, सादे कपड़े में जा करके ऐसा ठेले वाले बन जाएंगे, खोमचे वाले बन जाएंगे, रसगुल्ले वाले बन जाएंगे, आइसक्रीम वाले बन जाएंगे। इस तरह करके वो ऐसा माहौल डिक्लेयर करते हैं कि तुम बस आओ, भेड़िया आएगा और आ करके दाना डालेगा और हम जाएंगे और दाना चुंगेंगे, लेकिन फंसेंगे नहीं। तो ये यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन वाली व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है, ठीक है। तो ऐसे जाल बिछाए जाते हैं जो जाल नहीं दिखते, परंतु सामने आकर के जैसे ही आप दाना चुगने का प्रयास करेंगे स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो ये खासा मदद करता है, तो उसके उपलक्ष्य में भी कुछ बात लिखी जा सकती है। फिर पुलिस पिकेट की तैनाती करके सहयोग प्राप्त करने के लिए चुनिंदा अधिकारियों को पर्यवेक्षक टीम उक्त संगठनों के प्रभाव क्षेत्र वाले स्थानों पर भेजने के लिए सुनिश्चित करें। फिर क्या कह रहा है कि पूर्व में भी ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश मंत्रालय के द्वारा सूचना किया गया है, जिसका यथोचित संज्ञान लेते हुए उक्त कार्यवाही की दिशा तय की जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो इन संगठनों के अंतर्राज्यीय विस्तार को देखते हुए अन्य राज्य सरकारों से सहयोग और परामर्श प्राप्त करने का कोशिश किया जाता है और उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार कर कृत कार्यवाही का विवरण नामित पर्यवेक्षक टीम की आख्या संलग्न करते हुए मंत्रालय को उपलब्ध करा दिया जाए। फिर भवद्दीय लिख करके आपने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, नाम लिख दिया, पद लिख दिया। संलग्नक अगर कुछ जरूरी होता है, जैसे मान लीजिए कि इसके संबंध में जब सूचना मिली तो ये भी संभव हो सकता है कि उसकी कुछ ऑडियो वीडियो फुटेज हो, रिकॉर्डिंग्स हो, या कुछ इस प्रकार की सूचना मिलने के उपलक्ष्य में कहीं पर एक आध जगह पे कुछ इस प्रकार की चीज़ें दिखी भी हों, प्रैक्टिकल रूप में कुछ नई गतिविधियां दिखी हों, तो उसके उपलक्ष्य में यदि कुछ जांच की गई होगी, मिला होगा, तो वह संलग्नक के तौर पर यहाँ लगाया जा सकता है। इस प्रकार आप देख पाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर फिर उसके बाद प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, किसको किसको जाएगी ये प्रतिलिपि,
एक प्रतिलिपि कई लोगों को जा सकती है, इसकी प्रतिलिपि कई लोगों को जा सकती है। एक बार पत्र लिख दिया गया, जहाँ जहाँ आवश्यक होगा, जहाँ जहाँ ये जा करके अपनी बात को रखने की क्षमता रखता होगा ये पत्र शासन के तौर पर, वहाँ वहाँ जाएगा। तो पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को जाएगा, निदेशक राज्य खुफिया ब्यूरो उत्तर प्रदेश को जाएगा। फिर आज्ञा से, जिसकी आज्ञा से हो रहा है उनका हस्ताक्षर ले लीजिए और नाम लिख दीजिए, पद लिख दीजिए। इस प्रकार से आप पाएंगे कि शासन के अंतर्गत चलने वाला ये पत्र, जैसे इसके पहले के आपने जो भाग देखे होंगे 5, 6, 7, 8 और आज का 9वां, ये यहाँ से आपके जो शासकीय पत्र हैं उसके संबंध में लगभग सारी बातें समाप्त हो चुकी हैं। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखिए, अभ्यास करिए, फिर भी कोई त्रुटि होती है तो जांच करवाइए और उसको ठीक करिए। यह अभ्यास का विषय भी है, बिना अभ्यास के इसे उचित रूप में किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि गलतियां होंगी, फिर अध्यापक द्वारा उसको पकड़ा जाएगा। तत्पश्चात यदि आपके पिताजी सरकारी पद पर हैं, पुलिस महकमे में किसी पद पर हैं, किसी विभाग में किसी पद पर हैं, बाबू हैं, क्लर्क हैं या और बड़े पद पर हैं, तो उनसे आप कोई सरकारी शासकीय चीज़ मंगवा लीजिए और परीक्षा के उपयोग में वहाँ से जो जो चीज़ें आप ले सकते हैं ले लीजिए, ले करके उसको देखिए, समझिए और उस प्रकार से उल्लेख करने का प्रयास करिए। तो इसका भी अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन अब जिनके पिताजी सरकारी विभागों में कार्यरत नहीं हैं, प्राइवेट स्थानों पर कार्यरत हैं या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए ये प्रारूप जो बता दिया गया है, यही प्रारूप वहाँ चलता भी है। अब पिताजी लेके आएंगे तो हो सकता है कि आपको विश्वास थोड़ा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आपको पढ़ा दिया गया है, तो 2-3 प्रारूप अगर आप वहाँ से भी निकाल सके तो निकाल लीजिए। हालांकि उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, सीधा सीधा एक प्रारूप है, स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे तो प्रिंट निकाल लीजिए और बार बार लिखने का अभ्यास करिए। शासकीय तौर पर पत्र लिखा जाएगा, पहले तो ये अनुमान कर लेना बड़ी बात होती है, भाप लेना बड़ी बात होती है, क्योंकि जब प्रश्न आता है तो वर्तमान समय में शब्द बच्चे पकड़ ही नहीं पाते हैं कि यह शब्दावली ले करके मुझे किस प्रकार के पत्र लिखने की आवश्यकता है। जब प्रश्न पूछा जाएगा तो ये तय करना पड़ता है कि इस प्रश्न के सापेक्ष मुझे शासकीय पत्र लिखना है, अर्धशासकीय पत्र लिखना है या क्या करना है, या निजी प्रकार का पत्र लिखने की मांग किया जा रहा है। निजी खैर तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन शासकीय और अर्धशासकीय के बीच में अंतर संबंध स्थापित करना एक कठिन काम हो जाता है। तो उसके लिए आपको अभ्यास करके अपने आप को तैयार करना है। अब हम एक नए पत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम अर्धशासकीय पत्र के नाम से जानते हैं। फिर जब दोनों प्रकार के पत्रों का ठीक अध्ययन कर लेंगे तो दोनों के बीच में एक बार क्रॉस रिलेशन करके देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे ये भापा जा सके, अनुमान लगाया जा सके कि दोनों के बीच में मूलतः अंतर क्या है, शासकीय पत्र में अर्धशासकीय पत्र में मूलतः अंतर क्या है। तो आज की कक्षा में बेसिकली आपको यही जानकारी मिलेगी। जब मैं बात करूंगा अर्धशासकीय पत्र की, तो अर्धशासकीय पत्र में अर्धशासकीय पत्र आलेखन का वो प्रारूप है जिसमें शासकीय कार्य व्यवहारों के संदर्भ में विभिन्न अधिकारियों अथवा एक अधिकारी द्वारा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर यदि विचार विमर्श चल रहा हो या अनुरोध हो तो उसको प्रेषित किया जाता है। ये मूल रूप से समझिए कि हम जब शासकीय पत्र की बात कर रहे थे तो शासकीय पत्र किस प्रकार लिखते थे? शासन के किसी पद से शासन के किसी पद को लिखते थे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर शासकीय कार्य व्यवहारों के बीच में अधिकारी को लिख रहा है। यदि शासन में चलने वाली किसी चीज़ को पर्सनल टर्म्स के बेसिस पर सुलझाए जाने का प्रयास किया जा सकता है, वो करने का प्रयास इसमें मूल रूप से किया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि इसका जो उद्गम स्थान होता है, ये पत्र कहाँ से चलता है, तो ये पत्र चलता कहाँ से है? तो देखिए, ये पत्र अर्धशासकीय पत्र है, इसका उद्गम किसी अधिकारी के स्तर से होता है। ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ से होता है? तो ये पत्र कहाँ से चलता है, किसके द्वारा चलता है? तो किसी अधिकारी के स्तर पर चलता है। ठीक इसी के पहले जब हमने शासकीय पढ़ा था तो शासन के किसी पद से चलता था, शासन के किसी पद से चलता था, किसी भी पद से चल सकता है, और यहाँ पर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक जाएगा। देखिए कहाँ से चलेगा? तो एक शासकीय अधिकारी से चलेगा। गंतव्य कहाँ तक होगा, कहाँ को जाएगा? तो कहाँ तक जाएगा? तो ये पता चलता है कि किसी अधिकारी व्यक्ति को जाएगा, यानी एक अधिकारी के स्तर से दूसरे अधिकारी या व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है।
यानी सरल भाषा में अगर मैं बताऊं आपको तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं वो शासन के किसी एक अधिकारी से शासन के किसी दूसरे अधिकारी तक जाता है। यह शासन में चलने वाली समस्याओं के प्रति, किसी समस्या के प्रति पर्सनल टर्म्स के बेसिस पर यदि समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है। भाई अगर शासन में रह करके, प्रशासन में रह करके आपको मैंने दो चीजें समझाई थी प्रारंभिक कक्षाओं में, मैंने शासन और प्रशासन दो बातें ठीक रूप से समझाने का प्रयास किया था। अब जब मैं शासन की बात करूंगा तो शासन की कौन चुनता है? जनता चुनती है। लेकिन प्रशासन कौन चुनता है? सरकार चुनती है, यानी सरकार यानी शासन चुनती है। शासन के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं कि इन नियमों के आधार पर, इन परीक्षाओं के आधार पर जांच करके एक प्रतिष्ठित अधिकारी का चुनाव करके उसे जीरो लेवल से, ट्रेनिंग के लेवल से उठा करके एक उच्च स्तर के अधिकारी के स्तर पर उसे स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो इसका उद्गम होता है वो एक अर्धशासकीय पत्र का जो उद्गम है वो किसी अधिकारी के स्तर से होगा। और कहाँ तक जाएगा? तो एक अधिकारी को जा सकता है, एक व्यक्ति को जा सकता है। लेकिन एक बात और मजे की आपको बताऊं, जब शासकीय पत्र होगा तो शासकीय पत्र जब जाएगा तो कार्यालय में पदीय व्यक्ति ही उसको खोलता है। जो पद है उस पद के लिए ही भेजा जाता है, वह उसके लिए अकाउंटेबल होता है, जवाबदेही उसी की तय होती है। यहां पर जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को भेजा है, यानी जिस अधिकारी ने जिस अधिकारी को भेजा है, वो अधिकारी ही इसको खोलता है। टर्म्स के आधार पर है ना, मैंने आपको बताया लोकल लेवल में, आप ऐसे समझिए कि टर्म्स के बेसिस पे। तो आपने किसी अलग महकमे से मुझे किसी अलग महकमे में पत्र भेजा है और वो अर्धशासकीय है, एक अधिकारी आप हैं और एक अधिकारी मैं हूं, तो ये ना भूलिए कि आपका पत्र केवल मेरे नाम पर आएगा और मैं ही उसको पढ़ूंगा, कोई और उसको खोल नहीं सकता। भेजा शासकीय पते पर ही जाएगा, ये भी तय है। घर पर नहीं भेजेंगे, भेजेंगे शासकीय पते पर ही, आगे पता चलेगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि जब मैं अर्धशासकीय अर्धशासकीय पत्र की बात कर रहा हूं तो मैंने बताया कि ये शासकीय कार्य व्यवहारों के संदर्भ में लिखा जाता है और एक अधिकारी किसी अधिकारी को लिखता है। विशेषता दो बता दिए कि उद्गम कहाँ से होता है, तो अधिकारी के स्तर से होता है। कहाँ को जाता है? अधिकारी के स्तर पर जाता है, दूसरे अधिकारी के स्तर पर जाता है, व्यक्ति को भेजा जाता है। फिर संचालन व्यवस्था की बात आती है कि संचालन कैसे होता है इसका। तो मैंने शासकीय पत्र पढ़ाया। शासकीय पत्र पढ़ाने के दौरान मैंने बताया कि ये 2 डायमेंशनल होता है। कनिष्ठ अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी को ये पत्र आता जाता है। 2 डायमेंशनल, जहां पर पत्र भेजे जाने के बाद पत्र का उत्तर मिलना या पत्र के बदले पत्र मिलने की संभावना बनी रहती है। 1 डायमेंशनल यानी एक रेखीय, यानी एक आयाम यानी एक जगह से बिंदु ए से पत्र गया है, आने की कोई संभावना नहीं है। 2 डायमेंशनल यानी बिंदु ए से बी के पास गया है, बी से ए के पास भी आने की संभावना है। मल्टी डायमेंशनल यानी ए से बी, ए को सी, ए से डी, ए को ई, ए के ए से एफ, ए से जेड तक जा सकता है, जैसे परिपत्र एक उदाहरण आपको दिया था। तो इस प्रकार से यह एक 2 डायमेंशनल लेटर है। संचालन कैसे होगा? तो द्विआयामी रूप से परिचालित होता है। संचालन अधिकतर समकक्ष अधिकारियों को, इसका संचालन ज्यादातर कहाँ? समकक्ष, जिस पद पर मैं हूं उसी पद पर बैठे किसी अधिकारी को जाएगा। किंतु स्थितियों में इसे वरिष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों अथवा अशासकीय व्यक्ति के लिए भी व्यवहृत किया जाता है, उसके लिए भी व्यवहार में लिया जाता है। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ठीक अनुमान हो कि यह 2 डायमेंशनल है, संचालन की व्यवस्था के आधार पर, और समकक्ष अधिकारी को ही भेजा जाता है। जब इसके विषय वस्तु की बात होती है कि विषय वस्तु कैसी होती है, तो पत्र की विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार होता है। कार्य व्यवहार के क्षेत्र में यह कैसा होगा, ये न समझ बैठिएगा कि जब समकक्ष अधिकारी को जा रहा है एक समकक्ष अधिकारी के द्वारा पर्सनल टर्म्स पर चीज़ें ठीक करने के लिए, तो हो सकता है कि ऐसा भी हो कि हम इसमें अपने मन मुताबिक चीज़ें लिख दें। ऐसा नहीं होगा, इसका भी एक फिक्स फॉर्मेट होगा और उसी के आधार पर लिखा जाएगा। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जो इसमें कार्य व्यवहार होगा वो शासकीय हो, शासकीय तौर पर हो, उसी से जुड़ी सूचना हो, उसी से जुड़ा आदेश हो, है ना। और विभिन्न विषयों पर अधिकारियों के बीच में गोपनीयता के मामले पर भी जाता है।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि विभिन्न पदों पर गोपनीयता के मामले पर भी इसकी विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। और जब मैं आपसे बात करता हूं कि किस बात पर विचार किया जा सकता है इसमें, तो विचार विमर्श, वार्ता प्रक्रिया, ध्यानाकर्षण, बैठक, आहूत करने के लिए मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है। तो इन स्थानों पर हम देख पाते हैं कि इसके उपयोग की चर्चा की जा रही है अमूमन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बताया कि जो इसका संचालन है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो संचालन इसका हो रहा है कि द्विआयामी तौर पर हो रहा है। द्विआयामी तौर पर एक वरिष्ठ से कनिष्ठ को, कनिष्ठ से वरिष्ठ को और समान पदों पर जा रहा है। अशासकीय व्यक्ति के लिए भी यह व्यवहृत हो रहा है। फिर विषय वस्तु की जब हमने बात किया तो विषय वस्तु में हमने, ये अलग से कोई हेडिंग नहीं है, विचार विमर्श एक साथ ही है। विचार विमर्श वार्ता के क्षेत्र में, वार्ता प्रक्रिया के क्षेत्र में इस प्रकार से किया जाता है। जैसे विषय वस्तु की जब बात की जाए तो पत्र की विषय वस्तु शासकीय होती है, कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है, इसका आदेश, निर्देश इत्यादि ये सब लिखा जाता है। यानी इसकी विषय वस्तु में शासकीय कार्य व्यवहार जुड़ा होगा। ये तय करते जाइए, नोट करते चलिए कि अर्ध शासकीय पत्र लिख रहा हूँ, किस विषय वस्तु पर लिख सकता हूँ। हम विषय देखकर ही ये चुनेंगे कि पत्र शासकीय लिखना है कि अर्ध शासकीय लिखना है। ये तय कहाँ से होगा? प्रश्न से तय होगा। अभी तो मैं ड्राफ्टिंग सिखा रहा हूँ, ड्राफ्टिंग के आधार पर ही प्रश्न आप देखेंगे, जानकारी होगी तभी तो प्रश्न देख के तय करेंगे कि कौन सा पत्र लिखें भैया, हैं? तो विचार विमर्श कर पाएंगे किस आधार पर? अधिकारियों से जुड़ी गोपनीयता के मामले पर विचार विमर्श कर पाएंगे, वार्ता कर पाएंगे, प्रक्रिया कर पाएंगे। इन चीज़ों का अगर ध्यानाकर्षण मिलता है तो हम उसे कह सकते हैं कि यह अर्धशासकीय पत्र है, उसकी विषय वस्तु यहाँ पर कसी गई है। साथ ही और आगे चलेंगे तो इसकी भाषा कैसी होती है? इसकी भाषा सदैव मैत्री, आत्मीय भाव से लिखी जाती है। इसमें अपेक्षा, अपेक्षित, अनुरोध, निवेदन, सादर, ससम्मान, कष्ट करें इत्यादि शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है कि आपसे अपेक्षा है, यह अपेक्षित है, आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है, सादर, ससम्मान, कष्ट करें। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हम अर्धशासकीय पत्र में तो करते हैं, परंतु शासकीय में ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग वर्जित था। यदि ध्यान आ रहा हो तो आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को एक एक कर भली भांति समझ लें। मैं चाहूँगा कि एक बार सभी मेरे प्यारे भाई बहन एक बार मिल करके जल्दी से पहले तो शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। जल्दी से मेरे प्यारे भाई बहनों, फटाक से। हमने कहा कि इसमें भाषा जो होती है वो मैत्रीपूर्ण होती है, आत्मीय होती है, उसमें अपनापन झलकता है। इसके लिए हम इसमें अपेक्षा, अपेक्षित, अनुरोध, निवेदन, सादर, ससम्मान इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। साथ ही इसकी शैली कैसी होती है? तो इसकी शैली एक वचन और उत्तम पुरुष के रूप में की जाती है। कैसे की जाती है? एक वचन उत्तम पुरुष के रूप में अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। एक वचन उत्तम पुरुष, अनौपचारिक शैली। बात समझ में आई? कैसी शैली होगी? तो एक वचन उत्तम पुरुष, अनौपचारिक शैली। प्रारूप कैसा होगा? तो पत्र का प्रारूप जो है वो नियत होता है, औपचारिक होता है। कैसा होता है? पत्र का प्रारूप नियत और औपचारिक होता है। संबोधन पत्र के प्रारंभ में प्रेषिती के लिए प्रिय श्री महोदय का संबोधन किया जाता है। इसके लिए प्रिय श्री महोदय इत्यादि का संबोधन किया जाता है। जैसे महोदय हम करते थे, वहाँ पर शासकीय पत्र में हम महोदय शब्दावली का प्रयोग करते थे। यहाँ पर प्रिय श्री महोदय की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। समापन कैसे करते हैं? समापन करते समय समापन सादर से, ससम्मान से, किसी आदर सूचक शब्द से कर सकते हैं, जबकि शासकीय पत्र में हम ऐसा नहीं कर पाते थे।
अच्छा, अन्य क्या इसके बारे में आपको जानना चाहिए? व्यक्तिगत होने के कारण पत्र सदैव प्रेषिती ही खोलता है, यानी जिसको भेजा गया है। ध्यान रखिएगा, जब शासकीय होता था तो हम उसमें नाम भी नहीं लिखते थे। यहाँ पर आगे आपको ड्राफ्टिंग में पता चलेगा कि संभवतः हमें नाम लिखना पड़ता है और प्रेषिती ही इसको ओपन करता है, जबकि वहाँ पर पद ओपन करता है। ठीक है। पत्र के वैयक्तिक महत्व के कारण जो प्रतिलिपि है वह भेजा जाना समीचीन नहीं है, तो यहाँ प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्रतिलिपि भेजना वर्जित है, जबकि यही चीज जब हम शासकीय पत्र में करते थे तो वहाँ प्रतिलिपि भेजे जाने की अनिवार्यता होती थी, कि वहाँ हम संलग्नक भेजते थे, प्रतिलिपि भेजते थे, बताते थे कि ये किस किस स्थान को जाएगा और किस किस अधिकारी को जाएगा। पदीय व्यवस्था के आधार पर चलता था। तो प्लीज़ नोट डाउन करें, एक बार स्क्रीनशॉट लें, तो फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ करके? बोलो मेरे भाई। बोलो प्यारे। ठीक है प्यारे बंधुओं, अब मैं और आगे चलना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा मुद्दे को लेकर के और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको शैली बता दिया कि एक वचन में उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाएगा। प्रारूप बता दिया कि प्रारूप जो है नियत रहेगा, औपचारिक रहेगा। संबोधन बता दिया कि संबोधन करने के दौरान आप प्रेषिती को प्रिय श्री महोदय इत्यादि शब्दों से पुकारेंगे, जबकि शासकीय में हम महोदय शब्द का प्रयोग करते थे। समापन कैसे करेंगे? तो समापन इसका सादर से, ससम्मान से इत्यादि शब्दों से किया जाएगा। अन्य बातें क्या बताया? तो चूंकि यह एक पद से एक पद को भेजा जाता है, तो जो जिसको पद भेजा गया है, जिस प्रेषिती को पत्र भेजा गया है, वह प्रेषिती ही इस पत्र को खोलता है और कोई इसे नहीं पढ़ सकता है। गोपनीयता के लिहाज से यह जरूरी भी है। चलिए, और दूसरी बात बताएं कि इसमें प्रतिलिपि भेजा जाना समीचीन नहीं होता है। अगला देखिएगा, इसके महत्व के विषय में बहुत अच्छे से समझिए कि इसका महत्व क्या है। शासन के मध्य विभिन्न अधिकारियों के आपसी क्रियान्वयन को सुचारू करने तथा शासन से बाहर संपर्क स्थापित करके शासकीय लाभों को प्राप्त करने की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी होता है। पत्र के माध्यम से अधिकारीगण किसी मामले में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए आवश्यक कार्यों को शीघ्र निस्तारण करने पर ध्यान देते हैं, जिससे नीतियों निर्णयों के क्रियान्वयन संबंधी गतिशीलता प्राप्त होती है। ये वस्तुतः विभिन्न अधिकारियों के साथ साथ शासन नागरिक जीवन के बीच संपर्क की रीढ़ होती है, जिसके द्वारा वैयक्तिक विवेक का उपयोग करते हुए अधिकारीगण अपने दायित्वों को यथा समय पूर्ण कर लेते हैं। और शासकीय कार्य व्यवहार के ऐसे अनेक अवसर उपस्थित होते हैं जब अधिकारियों के व्यक्तिगत स्तर पर शासकीय कार्यों का संपादन करना अपेक्षित हो जाता है। उस दशा में अर्धशासकीय पत्र ही वह अति महत्वपूर्ण विधा बनती है जो अपेक्षित कार्यों को सुगमता से करवा लेती है और ये अभिलेखीय महत्व की होती है। तो आपको इसके महत्व का स्क्रीनशॉट लेना है। कुल मिलाकर के मोटा मोटा आप समझ गए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी अधिकारी को पर्सनल लेवल पे भी कई सारी चीज़ों को सॉल्व करना होता है, जैसे अपने गांव का है, बिरादरी का है, जान पहचान का है, या मूलतः आप उसकी समस्या को इस प्रकार समझ पाते हैं जैसे वह समस्या आप पर आ गई हो। ऐसी व्यवस्थाएं आपने फिल्मों में इत्यादि जगहों पर कई बार देखी होंगी। या अधिकारी इतना ईमानदार है कि किसी की सजगता, किसी के प्रति इतना सजग हो जाए अचानक से कि वह उस पर ठीक रूप से
कार्य करने के लिए तैयार हो जाए, तो उन दशाओं में संभावनाएं ऐसी बन जाती हैं कि शासन स्तर पर न चल के अर्धशासकीय स्तर पर पत्र लिख करके उस काम को करवाए जाने के लिए, जैसे एक पद से दूसरे पद पर समान पद के लोग हैं, चूंकि आपने पढ़ा कि यह समान पद के लोगों तक जाएगा ये पत्र, तो समान पद है तो एक बार वह अपनी बात रख सकते हैं, और समान पद है तो सम्मान भी रखा जाएगा, आपकी बात का मान भी रखा जाएगा, आपकी बात का तवज्जो भी किया जाएगा, और थोड़ा सा उसको केंद्र में रख करके देखे जाने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार इसके महत्व अपने आप में बढ़ जाते हैं। यानी जिस प्रकार शासकीय पत्र में हमने पढ़ा और ये जान पाए कि एक पद से दूसरे पद की ओर जा रहा है और उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें दिखी, उससे ठीक अलग हम शासन के ही अंतर्गत एक अलग प्रकार के पत्र को देख पा रहे हैं, जहां हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, हम व्यवस्थित करने के लिए ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा हो करके करने का प्रयास करते हैं। तो शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में काफ़ी समानताएं भी पाई जाती हैं। आइए हम उन समानताओं पर बात कर लेते हैं। दोनों ही पत्रों में क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं, क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर शासकीय पत्र की ड्राफ्टिंग आपके पास है ही, अर्धशासकीय की भी ड्राफ्टिंग आपको सिखाई जाएगी। दोनों के आधार पर कंपेयर करिएगा, पत्र लेखन में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, यह अनुमान आपसे ठीक ठाक हो जाएगा। तो देखिएगा, जब मैं शासकीय और अर्धशासकीय पत्र की बात करूंगा कि एक शासकीय है एक अर्धशासकीय है, तो दोनों पत्रों में जो विषय वस्तु होती है वो शासकीय प्रयोजन में होती है। क्या समानता है? तो दोनों का जो प्रयोजन है वो शासन से जुड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। चाहे शासकीय पत्र लिखिए चाहे अर्धशासकीय पत्र लिखिए, दोनों का प्रयोजन यही है कि दोनों शासकीय प्रयोजनार्थ इस्तेमाल लिए जा रहे हैं और इसका संदर्भ अनिवार्य रूप से शासकीय कार्य व्यवहार के रूप में होता है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने निकल कर के आता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? दोनों के माध्यम से निर्णय को लेने और क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है, सुगम बनाया जाता है, तीव्र बनाया जाता है। शासन के स्तर पर शासकीय पत्र लिख करके आज्ञानुरूप करवा लिया जाता है, आदेशानुरूप करवा लिया जाता है। यहाँ पर रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में करवा लिया जाता है जल्दी, तो उससे शासन और प्रशासन के बीच में एक तारतम्यता बनी रहती है और चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहती हैं, देश चलता रहता है, राज्य चलते रहते हैं। तो दोनों के माध्यम से निर्णय लेने और उसको क्रियान्वित करने के लिए, निर्णय का क्रियान्वयन करने के लिए, प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, तीव्र बनाने के लिए दोनों का प्रयोग होता है। दोनों पत्र जो होते हैं वो अभिलेखीय महत्व रखते हैं, दोनों अभिलेखीय महत्व के होते हैं। दोनों का प्रकाशन सरकारी गजट में किया जाता है। तो दोनों का प्रकाशन कहाँ मिलेगा? सरकारी गजट में मिलेगा। दोनों का प्रकाशन सरकारी गजट में किया जाता है। दोनों में समानताएं और भिन्नताएं नहीं पता होंगी तो आपका पत्र कमजोर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए दोनों ही प्रकार के पत्रों में, चाहे आप सरकारी पत्र लिख रहे हो चाहे अर्ध सरकारी पत्र लिख रहे हो, दोनों ही प्रकार के पत्रों में आपके अंदर एक चेतना रहनी चाहिए। शासन में रह करके इस प्रकार के पत्र आप नौकरियों में बहुत सारे लिखेंगे, हालांकि तभी आपके लिए खेल खिलवाड़ बन जाएगा, लेकिन अभी एक विषय का महत्व रखता है और परीक्षा में अंकदायी भी है। तो दोनों को सरकारी गजट में पेश किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते चलिए। अगर कॉपी कलम लेके बैठ रहे हैं अगर पढ़ने के लिए, तब तो अत्युत्तम है। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि YouTube पर क्लास चल रही है, आपके पास क्लास है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लास देखें ही ना या कभी भी देख लेंगे। इस तरह तो आप जीवन में कभी किसी चीज़ को पूर्ण ही नहीं कर पाएंगे। यदि चीज़ों को अलग अलग समयों पर टाल दिया जाए तब तो हम कोई चीज़ सीखने से बच ही नहीं पाएंगे, हर चीज़ पीछे हो जाएगी हमारी। हम तो हमेशा यही प्रयास करेंगे कि जो भी है उसको टालते चला जाए भाई, क्योंकि टालने में मज़ा आ रहा है, हम अपना समय मटरगश्ती में लगा पा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपको अपना प्रयास उस क्षेत्र में ज़्यादा करना चाहिए जिस क्षेत्र में आपकी सफलता जल्दी सुनिश्चित हो सकती हो। तो आपका सर्वप्रथम प्रयास सफलता की ओर जल्दी होना चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर। एक बार कमेंट करके बताइए, आनंद आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है?
चलिए, आइए अब आपने इसके महत्व को भी काफी हद तक समझ लिया। फिर आपने देख लिया कि दोनों में समानताएं क्या क्या दिख रही थी। तो पहली समानता विषय वस्तु की है, दूसरी निर्णय क्षमता की है, तीसरी अभिलेखीय महत्व से जुड़ी है, चौथी सरकारी गजट से जुड़ी है, पांचवी दोनों पत्रों में व्यक्तिगत सूचनाओं का अभाव दिखाई पड़ेगा। हाँ, ये जान लीजिए, जैसा कि मैंने पत्र के बारे में बताते समय ही ये चर्चा कर लिया था कि इसका ये तात्पर्य नहीं है कि अगर आप व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के कोई भी चीज़ करवाना चाहते हैं, जल्दी करवाना चाहते हैं, तो आप व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में बताने लगेंगे, है ना कि यहाँ पर दोनों ही पत्रों में देखेंगे तो दोनों में ही व्यक्तिगत तथ्यों की और व्यक्तिगत सूचनाओं की कमी दिखेगी। दोनों में ही ये चीज़ वर्जित है। दोनों पत्रों में आपको शासन की कार्यकुशलता दिखेगी, पारदर्शिता दिखेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इतना ही है। तो यहाँ पर दोनों पत्रों में शासन की कार्यकुशलता दिखाई पड़ेगी, पारदर्शिता दिखाई पड़ेगी, जवाबदेही तय होती हुई दिखाई पड़ेगी। दोनों पत्रों के द्वारा शासकीय प्रयोजनों को अपेक्षित ढंग से पूरा किया जाता है। इन दोनों पत्रों की खास बात यह है कि दोनों ही पत्रों में जो भी शासकीय प्रयोजन होंगे उनको ठीक रूप से पूरा करने का प्रक्रम अपनाया गया होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप में से कितने विद्यार्थी इस बार आरओ एआरओ में अपीयर हो रहे हैं और कितने विद्यार्थी इस बार पीसीएस के प्रति ज़्यादा सीरियस हैं। तो मैं एक बार जानना चाहूँगा, दोनों के बीच में मैं वोटिंग करवाना चाहता हूँ। मुझे ये अनुमान करने की इच्छा हो रही है कि आप में से ज़्यादा विद्यार्थी किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उस क्षेत्र में मैं आप लोगों की क्या मदद कर पाऊँगा, उसके लिए मैं विचार कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कितने विद्यार्थी हैं ज़रा सा वो कमेंट करेंगे, और आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग के तौर पर मेहनत कर रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जिनकी कमजोरी तो भाई लगभग सबकी यही है, इसी के कारण असफलता मिलती है। लेकिन कितने ऐसे हैं जो उस प्रयास की ओर अभी भी गंभीर नहीं है, चेतनात्मक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। मुझे एक इच्छा और हो रही है जानने की कि आप में से कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी में हिंदी विषय को मेंस में हिंदी विषय के साथ आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपके इन सभी प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, इसके लिए किसी किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे कि शासकीय है और अर्धशासकीय है, तो दोनों पत्रों में अंतर क्या है। तो उसके लिए मैंने बहुत बेहतरीन तरीके अपनाए हुए हैं दोनों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए। तो जैसे आपसे कहा जाए कि दोनों के भेद को समझ लीजिए, तो भैया एक शासकीय है, दूसरा पत्र कैसा है, तो अर्धशासकीय है। अब ध्यान से सुनिए, अगर पत्र शासकीय है तो ये कहाँ से चलेगा, पद से चलेगा। बहुत काम की बात आपको बता रहा हूँ। अगर पत्र शासकीय है तो ये कहाँ से, उद्गम स्थान क्या है, उद्गम स्थल क्या है, तो पद है। लेकिन यदि अर्धशासकीय है तो पदाधिकारी के स्तर से चलेगा। दोनों में अंतर है, पद और पदाधिकारी में अंतर है। उस पद पर 4 लोग हैं, जैसे कर्मचारी के पद पर 4 कर्मचारी हैं, क्लर्क के पद पर 4 क्लर्क हैं, फलाधिकारी के तौर पर 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं। अगर अकेला है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कई लोग हो सकते हैं, तो पद से पद को चलता है, और अर्धशासकीय में पदाधिकारी के स्तर पर चलता है। संचालन कैसे होता है, तो दोनों का ही संचालन आप देख लीजिए। सदैव पद से पद को, वरिष्ठ से कनिष्ठ अथवा कनिष्ठ से वरिष्ठ, यानी 2 डायमेंशनल होता है। शासकीय में प्रायः समान स्तर पर चलता है। जब मैं अर्धशासकीय की बात करूंगा तो वरिष्ठ से कनिष्ठ, कनिष्ठ से वरिष्ठ के अलावा ये भी ध्यान दीजिएगा कि समान स्तर पर अधिकारियों के लिए चलता है, समान स्तर के अधिकारियों के लिए, अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति को भी प्रेषित कर दिया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। अब इसकी विषय वस्तु में क्या अंतर दिखाई पड़ता है, तो शासकीय प्रयोजन और औपचारिक पदीय दायित्वों की पूर्ति से जुड़ा होता है। क्या बोला मैंने, शासकीय प्रयोजन औपचारिक पदीय दायित्वों से जुड़ा होता है। लेकिन अर्धशासकीय शासकीय प्रयोजन हेतु ध्यानाकर्षण, विचार विमर्श और गोपनीयता मामलों पर वार्ता संदर्भित होती है।
जब भाषा शैली पर बात किया जाता है तो यहाँ पर जब विषय वस्तु की बात किया तो मैंने बताया कि शासकीय है तो शासकीय प्रयोजन होगा, औपचारिक पदीय दायित्वों की पूर्ति होगी। जब अर्धशासकीय है तो शासकीय प्रयोजन के लिए ध्यान देने की बात कही जाएगी कि उस पर कृपया करके ध्यान दीजिए, थोड़ा सा विचार कर लीजिए कैसे कर सकते हैं, कामों में कमी या उत्तेजना दिखाने का प्रयास न करिए। इस प्रकार की चीज़ें पर्सनल लेवल पे भी कभी कभी समझाई जाती हैं और गोपनीय मामलों के लिए वार्ता करने के संदर्भ में भी अशासकीय प्रकार का पत्र लिखा जाता है। भाषा शैली की जब बात होती है तो औपचारिक भाषा शैली में होती है, रूढ़ होती है और अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। तटस्थ भाव से लिखा जाता है और वैयक्तिक भावों के लिए यहाँ पर शासकीय पत्रों में कोई जगह नहीं होती है। फिर अर्धशासकीय पत्र की बात कर रहे थे तो अर्धशासकीय पत्र में अनौपचारिक भाषा शैली में व्यक्तिगत और मैत्रीय भाव और आत्मीय ढंग से उत्तम पुरुष शैली में इस पत्र को लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों के बीच में जो मैं समझाना चाह रहा था मूल बात कि उनमें दोनों में समानता और दोनों में अंतर, हमने शासकीय पत्रों को पिछले 3-4 कक्षाओं में बहुत भली बात ही पढ़ करके समझ लिया है गंभीर रूप से। अब हमारी चर्चा अर्धशासकीय पर चल रही थी तो अर्धशासकीय पर भी हमने दोनों की समानता, दोनों में अंतर गंभीर रूप से समझा है, तटस्थ रह करके समझा है, गहराई समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कक्षा बहुत ठीक रूप से समझ में आई होगी और आपसे मैं ये भी अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि अगर आप में से कुछ ऐसे भाई बहन हो जो अभी तक हमारे इस बैच से नहीं जुड़े हैं और वो बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मैं उनसे ये निवेदन करूँगा कि आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि UPPCS RO सामान्य हिंदी के नाम से बैच आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, उत्कर्ष के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसके लिए नामात्र के शुल्क में आपको यह कक्षाएं दी जा रही हैं। तो आप उसमें एडमिशन अपना सुनिश्चित करा सकते हैं। ऐसी ही लगातार बेहतरीन क्लास मैं आपको देता रहता हूं, इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने बहुमूल्य समय में से 10 सेकंड का समय निकाल करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। अर्धशासकीय पत्रों को हम अगली कक्षा में आगे लेकर के चलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों।